अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ HD पर स्पेशल बजट ट्रांसमिशन। नाज़रीन, अब से कुछ देर बाद बजट 2024-25 जो है बाकायदा तौर पर नेशनल असेंबली में पेश किया जाएगा और इससे पहले वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हमने अपनी सियासत को कुर्बान किया और मुल्क को बचाया, और जो भी ये ख्वाब देख रहे थे कि मुल्क दिवालिया हो जाए, उनके ख्वाबों को हमने चिकनाचूर किया। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी के लिए ख़ास तौर पर मजदूर, तनख्वाहदार तबका और जो किसान हैं, इनके लिए बजट में रिलीफ देने की कोशिश करेंगे और उनकी यही ख्वाहिश है कि आम आदमी को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा बहुत मुश्किल हालात थे, लेकिन हमने मुल्क की मईशत को सही सिमत पर डाल दिया है। दोस्त ममालिक ने भी मदद की है और वो भी आइंदा भी करते रहेंगे। नाज़रीन, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमें जब इकनॉमिक सर्वे आया तो पता चला कि गुज़िश्ता साल तकरीबन 3.9 ट्रिलियन रुपए जो हैं वो जो पाकिस्तान को टैक्स की जो सब्सिडीज की मद में देना पड़ा, और कहा जा रहा है ये रिकॉर्ड हाई था पिछले साल से, उससे जो पिछले साल था उससे भी ज्यादा था। और बहुत सारी बातें हैं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के, इकोनॉमिस्ट भी हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद साहब हैं, माहिर मुआशियात हैं। आप दोनों हजरात का शुक्रिया। मेरे ख्याल में डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। हसनैन जावेद साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि जी हमने कोशिश होगी कि थोड़ा सा रिलीफ दे सकें तनख्वाहदार तबके को, मजदूर को, किसान को, ये खुशाइन बात है, लेकिन इतना रूम अवेलेबल है हमारे पास? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि हमारे पास क्या रूम अवेलेबल है, हमारे पास क्या ब्रीदिंग स्पेस अवेलेबल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें पूरे बजट के अंदर, आपने भी इसका पूरा बजट का जो आया है हमारे पास जो बुकलेट, उसमें आपने देखा है मैं बहुत कोशिश की कि कहीं मुझे ब्रीदर मिले, लेकिन उस ब्रीदर से पहले मेरी नज़र IMF के बजट कंडीशंस पे पड़ी, जिसके ऊपर उन्होंने कहा, और पहली बात ये कर दूं कि ये बजट जो है वो पाकिस्तान में नहीं बना है, इट्स नॉट मेक इन पाकिस्तान, इट इज ऑल कंप्लीटली बीन डिक्टेटेड बाय IMF। उसकी कंडीशंस मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले ये थी कि एन इंक्रीज इन अ टैक्स रेवेन्यू टारगेट, मतलब किसी किस्म का हमारे पर जो है वो नहीं रखा गया। 12,900 के करीब जो है वो रखा गया, और तकरीबन 12,900 अरब रुपए का जो है वो टारगेट है। और उसके अलावा जो है तकरीबन ट्रिलियन के अंदर अगर मैं बात करूं तो वो जाकर के बनता है तकरीबन 33,3300। सो ये यूं करके ये दूसरी बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट है, विथड्रॉवल ऑफ सब्सिडीज। मैं सब्सिडीज के बिल्कुल हक में नहीं हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सब्सिडीज 2 सेक्टर में मैंने रिक्वेस्ट किया था कि इस टाइम पर जो 2 हमें ब्रीदर दे रहे हैं वो ज़राअत का सेक्टर है और दूसरा हमें कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है। इन दोनों पे से सब्सिडीज उठा दी गई। और मजीद अजीब बात यह है कि पेट्रोलियम लेवी के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। अब होने ये जा रहा है कि 60%, आपको याद होगा कि पहले ही पेट्रोलियम लेवी लगी हुई है, एम आई राइट और रॉन्ग? उसके साथ जो है वो तकरीबन 20 रुपए मजीद अगर पेट्रोलियम लेवी ऐड कर रहे हैं, और तकरीबन उसके ऊपर सेल टैक्स भी लगेगा। आप मुझे बताइए कि जब ये पेट्रोल के ऊपर ये टैक्स लगेगा तो ये बात कहां तक पहुंचेगी? दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि पेट्रोल जो है वो तो आपकी डोमेस्टिक यूजेज के लिए आ गया, जो सही बिल्कुल। मैं हसनैन आपकी तरफ आता हूं, मैं जरा डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब की तरफ जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें की कि जी हम थोड़ी सी यकीनन कोशिश करेंगे कि मजदूर को, किसान को और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दें, और भी बहुत सारी कोशिशें, टफ बजट है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने अब मुल्क की मईशत को सही सिमत की तरफ डाल दिया है। डॉक्टर साहब, कितना पॉसिबल होगा रिलीफ? कोशिश तो है उनकी कि तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएं, टैक्सेस भी कम किए जाएं, किसान के लिए लोन अवेलेबल हो, मजदूरों के लिए आसानियां हो। देखिए ज़मीर, आप कान को
दाएं हाथ से पकड़ लें या बाजू घुमा के पकड़ लें, जाहिर है कि ये एक ऐसा बजट है जो कि प्रायर एक्शन है IMF के अगले प्रोग्राम के लिए, और हिस्टोरिकली पाकिस्तान की मईशत को जो चैलेंजेस थे अब उनको ओवरनाइट दुरुस्त करना होगा। ये बजट एक्चुअली गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल शो करेगा कि वो कितनी संजीदा है रिफॉर्म्स लाने में इस फाइनेंस बिल को पास करवा के। इसमें ये जुजियात पे गुंजाइश तो मौजूद है कि वो जो आपको 2700-2800 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस आयद करने हैं, वो क्या हम किस क्लास खास इकॉनमी के सेक्टर से लेंगे, और उसमें जो हुकूमत की कोशिश मेरे ख्याल में होगी कि GST एग्जम्पशन फॉर एग्जांपल ख़त्म होती है तो वो एग्रीकल्चर इनपुट में से ना हो, मेडिसिन जो है एसेंशियल मेडिसिन में से ना हो, इसी तरीके से सोलर पैनल में से ना हो, या हुकूमत ये कोशिश तो कर सकती है कि जो सैलरीड क्लासेस हैं उनके लिए कुछ एक सिंबॉलिक जो इंक्रीज़ होता है, हमेशा हर साल होता है, वो तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाए, मिनिमम वेजेस में कुछ इजाफा कर दिया जाए। लेकिन उसके साथ रेवेन्यू पूरा करने के लिए फिर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी या वो बढ़ाना पड़ेगी या पेट्रोलियम पे GST लगाना पड़ेगा। ये जो एडिशनल रेवेन्यू चाहिए उसमें से तकरीबन 1700 अरब रुपया जो है वो तो आपका इकट्ठा हो जाता है जेनेरिक मीन्स के जरिए, जो कि ऑलरेडी इन्फ्लेशन का असर आएगा या रुपए में जो फ्लक्चुएशन आती है रुपए की कदर में। बाकी को तकरीबन 1300 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो हैं वो लगने होंगे, और अब देखना यह है कि इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन कितनी होती है, रियल स्टेट को, रिटेलर्स को, और इनकम ऑन एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर टैक्स नहीं बल्कि इनकम ऑन एग्रीकल्चर है, कि उस पर हुकूमत कितनी संजीदगी से इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट करवा पाती। बिल्कुल, अभी हमने देखा कि रुपीस 3.9 ट्रिलियन सब्सिडीज, और इसने कहा कि मतलब ये रिकॉर्ड हाई सब्सिडीज थी, और इसमें सिर्फ 1 ट्रिलियन जो है वो 1.34 ट्रिलियन टारगेट था जो GST लगाना था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, उसमें से सिर्फ रुपीस 1 ट्रिलियन रियलाइज कर सके। तो ये जो सब्सिडीज एक तरफ तो हम दे रहे हैं इतनी, मतलब, और इस दफा जो है तकरीबन 12.9, इस साल वो सब्सिडी देने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। इसमें सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है वो सब्सिडीज देने की पोजीशन में होगी। IMF आपको नॉन टारगेटेड सब्सिडीज नहीं देने। वैसे डॉक्टर साहब एहतियातन मैं बताता चलूं कि इत्तलात ये है कि 509 अरब रुपए की सब्सिडीज इस दफा भी रखी गई हैं। वो 200 यूनिट और उससे कम वाले जो है ना प्रोटेक्टेड कंज्यूमर, वो उनके लिए होगी। ओके ओके ओके। हसनैन जावेद, ये यकीनन आपने पहले भी बात की कि IMF की शराइत के लिए डॉक्टर साहब का भी ये कहना है कि ये प्रीएम्बल है फॉर द नेक्स्ट ESF या EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जो 6 से 8 अरब डॉलर की हम बात कर रहे हैं। एक वक्त पे ये भी बात मैंने सुनी कि कहा जा रहा था कि हमें 8 अरब डॉलर की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें 6 अरब डॉलर की तरफ ही रहना चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट रेट नेगोशिएट करें कि ये कम से कम हो सके। यकीनन पाकिस्तान को ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। अभी जो कर्जों की मद में जो नंबर सामने आ रहा है वो कहने के तकरीबन 68 अरब रुपए जो है वो अभी कर्जा जो है पाकिस्तान के ऊपर मजबूरी कर्जा हो चुका हुआ है। तो वो भी तो हमने रखना है तकरीबन 6 मतलब 7, 8, 9 मतलब ट्रिलियन, तो उसी में चला जाएगा। जैसे मैंने अर्ज की कि 2 साल पहले तक आप जो है वो इंटरेस्ट जो था वो आप अदा करने की हालत में थे। अब 2 साल हो गए हैं, आप कर्ज भी अदा नहीं कर, कर्ज के ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं अदा कर सकते। हम मुकम्मल रोल ओवर्स कर रहे हैं और रोल ओवर्स करते चले जा रहे हैं। जावेद साहब की आवाज ब्रेक हो गई है। कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल? जी जी, आपको आवाज आ रही है? जी। अच्छा, तो जैसे मैंने अर्ज किया कि ये सारे के सारे जो मामलात हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो IMF है वो आपसे क्या मांगता है। IMF ने सबसे बड़ी आपके ऊपर जो चीज लगा दी है वो ये है कि वो ये कह रहा है कि हमारी 6 से 7 जो हमारी शराइत हैं उसके ऊपर आपने अपनी पार्लियामेंट से अप्रूव करके हमें देना है। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि विड्रॉल और सब्सिडीज तो मेनली हर जगह से खत्म हो जाएंगी, और फिर मैंने आपको पेट्रोल और पेट्रोलियम लेवी के ऊपर बताया 20% वो, और उसके ऊपर GST लगेगा। जब GST लगेगा उसके ऊपर डीजल, फिर आप जो आपकी जो इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज और जो आपकी माइक्रो बिजनेसेस है, तो मुल्क में माइक्रो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बैंक जो है बैंकिंग चैनल आपको टैक्स देता नहीं है,
और इसके अलावा जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की मैं नंबर्स देखकर हैरान हो गया हूँ। 0.something यानी पूरी दुनिया यानी 0.1% के ऊपर आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर यहाँ से जा रहा है और आपने देखा कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो चली गई। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हमने जगह कहाँ बनाई है? फिर इसके ऊपर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंक्रीज इन द लेवी ऑफ एंड टैक्सेस ऑन द पावर और गैस एंड ऑयल सेक्टर, वो तो आपके सामने है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द सिख गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये यहाँ कहां पर आ गई? आप देखिए कि मुझे बताएं कि पेंशन का आपके पर पिछली दफा जो है ना वो 850 अरब रुपया आपने पेंशन का दिया, इस दफा 1000 अरब से ज्यादा आपके ऊपर पेंशन का बोझ है, उसके ऊपर भी आप पेंशन के ऊपर टैक्स लगाने जा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि हम इसके ऊपर, जमीर साहब आपके ऊपर सवाल है और डॉक्टर आबिद सुलेरी भी बैठे हैं, क्या हम ये टैक्स लगाने से पहले क्या पॉलिसी बनाई, रिस्ट्रक्चरिंग की, रिफॉर्म्स किया? हमने एब्रप्ट डिसीजंस तो लेने हैं, लेकिन क्या इससे पहले हमने 6 महीने का होमवर्क किया? नहीं किया। चाइना की तरफ से हमारे पास अब जो है हसनैन, you have rightly pointed out, allow me, हसनैन you have rightly pointed out। मैं जरा डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब की तरफ चलता हूं। डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, अब एक ये भी था, बड़े अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि पेंशन फंड बनाया जाए एंड दैट शुड बी इन्वेस्टेड समवेयर, और उसकी जो प्रॉफिट्स हों, डिविडेंड्स हों, उससे पेंशन्स दी जाएं ताकि हुकूमत के ऊपर बोझ कम हो। लेकिन सम और दी अदर हमें समझ नहीं आया कि वो अभी तक क्यों नहीं हो सका। क्या लिक्विडिटी क्रंच रहा इस थ्रू आउट पीरियड में जब से इस बात को रियलाइज किया गया कि इस तरफ चलना चाहिए? एक चीज। दूसरी चीज, अब प्रपोज ये किया जा रहा है कि जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ाया जाए। IMF ने तो शायद 63 या 65 ईयर्स कहा था, लेकिन प्रोबेबली पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा है कि जी 62 ईयर्स तक लेकर जा सकते हैं। उसका चलें एक साल 2 साल का आपको कुशन मिल जाएगा कि वो जो पेंशन के ऊपर जो एक अभी जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वो एकदम जो इंक्रीज आती है वो शायद जरा कम हो जाएगी। एक चीज। दूसरी चीज, एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जी अवाम बजट से रिलीफ की कोई तवक्को ना रखे। सॉरी डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन प्लीज जरा थोड़ा सा एनलाइटन करें हमें। जी जमीर, जो रिटायरमेंट एज बढ़ाना 2 साल के लिए, वो तो इसलिए भी जस्टिफाइबल है कि मेरे आपके ज़माने में BA BSc 2 साल की थी, अब बच्चों को 4 साल की BSc करना पड़ती है या BA करना पड़ता है। तो वो जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनके लिए तो ये रिटायरमेंट एज जो है ये बढ़ा देनी चाहिए। अगर एग्जिस्टिंग के लिए नहीं भी बढ़ती तो उनके लिए ज़रूर बढ़नी चाहिए, क्योंकि वो सर्विस ही 2 साल लेट ज्वाइन कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो पेंशन फंड या बाकी चीज़ें आएंगी, सवाल ये उसमें जो बेसिक क्वेश्चन आता है वो ये है कि कुछ लोग हैं जो कि अपनी सर्विस के बिल्कुल एंड पे बैठे हैं, फैक एंड पे, कुछ लोग हैं जो कि मिड करियर है, और कुछ जो न्यू एंट्रेंट है। न्यू एंट्रेंट जो है उनको तो किसी चेंज से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मिड करियर वाले जो हैं उनको हर चीज़ को देखभाल के चलना होता है, और जो फैक एंड पे बैठे हैं वो एज रिलैक्सेशन को तो वेलकम कहेंगे, लेकिन इस मरहले पे अगर वो किसी पेंशन के फार्मूला को चेंज लाई जाएगी तो वो रेजिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि आपकी जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी है जो ग्रेड 21 ग्रेड 22 में है, वो सारी वो है जो कि अपने सर्विस के अब फैग एंड में बैठी होती है। तो ये एक पॉलिटिकल इकॉनमी है इन रिफॉर्म्स की, जिसकी वजह से ये बहुत सी रिफॉर्म जो है वो नहीं हो पा रही। लेकिन अगले IMF के प्रोग्राम में जुलाई में जो निगोशिएट होता है वो अगर एग्जिस्टिंग फार्मूला को ना भी छेड़ा गया तो न्यू एंट्रेंट्स के लिए ये पेंशन का जो है कुछ फंड उसका सिलसिला ये शुरू हो जाएगा। जो रिलीफ की आपने बात की, तो इस वक्त रिलीफ प्रोवाइड करना, रेवेन्यू लेना, ये अपनी जगह, लेकिन इन्फोर्समेंट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है हुकूमत के लिए कि जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस हैं उनको इकट्ठा कैसा किया जाए। जो पॉइंट ऑफ सेल, हम सब लोग जो है रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ पे हम टैक्स देते हैं। कितने रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो कि आपको रसीद देते हैं, या कितने, बल्कि 5 स्टार होटल्स भी इस्लामाबाद में आप चले जाएं जो दोनों हैं, तो वो भी आपको आपकी POS रसीद नहीं देते। कई ऐसे पॉश रेस्टोरेंट है वो आपके सामने एक टैबलेट ले आते हैं कि जी इस पे बिल है इलेक्ट्रॉनिक, वो देख लें, वहीं पे पेमेंट करें, उसका कहीं पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। तो FBR के पास ये कैपेसिटी ही नहीं है कि वो एग्जिस्टिंग टैक्स कलेक्ट कर सके, और अगर आप नए भी लगाते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा शायद उनके पास इन्फोर्समेंट
की गुंजाइश नहीं होती है, कैपेसिटी नहीं है, और यही वजह है कि एंड पे फिर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आ जाते हैं कि जी फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी जाए, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ा दें, GST 1% बढ़ा दें, विद होल्डिंग टैक्सेस लगा दें और उससे इस रेवेन्यू टारगेट को पूरा करने की कोशिश करें। सही। डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, लेट मी रीफ्रेज इट नाउ। रिलीफ की आपने बात की, गवर्नमेंट सोच रही थी कि वो 12.5% या 13% पे इन्फ्लेशन को रखेगी, कंट्रोल करेगी, अगले साल का भी यही टारगेट है और उनका ख्याल था कि जून में भी कम हो जाएगी। अब जब 18 से 19% आप सेल्स टैक्स को लेकर जाएंगे अक्रॉस द बोर्ड, ये कैसे पॉसिबल होगा? एक तो ये हमें जरा समझाएं, और दूसरा ये कि इन्फ्लेशन के जो और फिर जो पॉलिसी रेट है उसका जो कंपैरिजन है, जो मतलब जो अक्सर ये कहा जाता है कि जनाब इन्फ्लेशन और जो पॉलिसी रेट है उसमें कोई ज़्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 2-3 या मैक्सिमम 1-2-3 परसेंटेज पॉइंट्स का डिफरेंस होना चाहिए। डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब। अच्छा, इसका जवाब जो है वो तो गवर्नर स्टेट बैंक ने परसों दे दिया था मॉनेटरी पॉलिसी के जो पोस्ट मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्फ्रेंस थी, कि इसीलिए सिर्फ 1.5% रेट को कम किया गया है कि वो भी देख रहे हैं। स्टेट बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो एनविसेज कर रही है कि बजट के बाद महंगाई थोड़ी सी बढ़ेगी और वो वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो रखना चाह रहे हैं। अभी जो आपका पहला सवाल था कि रिलीफ में हुकूमत क्या करने जा रही है, तो मेरा ख्याल है हुकूमत जो GST एग्जम्पशन खत्म करेगी उसमें अद्वियात को नहीं छेड़ेगी, उसमें एग्रीकल्चरल इनपुट को नहीं छेड़ेगी, और उसमें सोलर पैनल जो है उस पर एग्जम्पशन जो है बरकरार रहेगी। इसी तरीके से PSTP को आप देखेंगे तो उसमें जो वाटर सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, IT सेक्टर है, इस पे आपको एलोकेशन जो है वो डबल होती हुई नजर आएंगी। इसी तरीके से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो एलोकेशन और बजट है उसमें आप एक खातिर खा इजाफा जो है वो देख रहे होंगे। तो ये चंद वो चीजें होंगी जो कि हुकूमत की रिलीफ की बात बिल्कुल डॉक्टर साहब ये लगती है, लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि BISP को कब तक चलाना है? आपने चलाना है तो इंडस्ट्री को चलाना है, आपने चलाना है तो कंस्ट्रक्शन को चलाना है, आपने चलाना है तो दीगर चीज़ों को चलाना है। शमसुल इस्लाम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शमसुल इस्लाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो ये आप मुझे ये बता दें कि अभी बजट आने वाला है, हम तवक्को ये कर रहे थे कि जनाब जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा और एहसन इकबाल साहब ने भी कहा कि जो तवक्को है कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, वो कोई इतनी उसमें कोई आप इतनी उम्मीद ना रखें। खासतौर पर जुलाई ऑनवर्ड्स जो है शायद चीज़ें बल्कि पहले ही महंगी होना शुरू हो जाती हैं, बल्कि कल 2-3 दिन पहले से ही महंगी होना शुरू हो चुकी हुई हैं चीज़ें। तो हुकूमत का क्लेम कि 12% 12.5% इन्फ्लेशन को कंटेन करने की कोशिश, एक तो ये कितना किसमें कामयाब होंगे, तो आपको क्या लगता है? और दूसरा भी ये जो सोलर पैनल्स के ऊपर बात की, एक हमारे ज़राए ने हमें बताया था कि एक अग्रेसिव पॉलिसी लेके आ रहे हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सोलर पैनल्स की। जी डॉक्टर शमसुल इस्लाम साहब। जी देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इन्फ्लेशन कम होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, क्योंकि हुकूमत ने जो स्टेट बैंक ने आपको जो 1.5% इंटरेस्ट रेट कम किया है, उसके साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी में ये भी कहा कि एक्सटर्नल रिस्क भी है और इन्फ्लेशन का भी रिस्क है। तो जून में जो नंबर्स आएंगे वो आपके अपवर्ड शो करेंगे इन्फ्लेशन को, और आगे जाके आपका इन्फ्लेशन और मजीद बढ़ेगा। हुकूमत इस वक्त जो बजट बना रही है उसमें तकरीबन शॉर्टकट एडवाइजर्स की एडवाइजेस ली गई है और IMF की जो डिजायर थी उसको पूरा करने की कोशिश की गई है, क्योंकि IMF के प्रोग्राम ने हमें रहना है। और सबसे बड़ी जो बात है वो हमारी गवर्नमेंट के अंदर, किसी भी गवर्नमेंट के अंदर ये विल कभी पैदा ही नहीं हुई कि वो अपने अखराजात को कम करे। 18 अमेंडमेंट के बाद आपने जो इतनी बड़ी डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिएगा, मुझे उनकी जरूरत ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन का वक्त है और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं बजट ट्रांसमिशन के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी है और हमारी इतलात ये हैं, हमारे अभी चैनल पे टिकर्स भी चल रहे थे कि जो नौजवानों, किसानों और छोटी सनतों के लिए खसूसी पैकेज जो है वो मंजूर किया है काबीना के इजलास में। और खैर अभी थोड़ी देर में बजट स्पीच आ जाएगी तो मज़ीद डिटेल्स भी हमें पता लग जाएंगी। बिल्कुल शमसुल इस्लाम साहब,
आपको क्या लगता है, एक तो ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, हमारी एक जीटी रोड पे जिसको छोटी कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता था, वो भी खत्म हो चुकी हुई है, और माजरत से जो वहां पे जो इंडस्ट्री बची है वो शायद इंडस्ट्री के नाम पे सिर्फ इंडस्ट्री है, लेकिन तमाम चीजें बन के आ रही हैं चाइना से और वहां से निकल रही हैं। आप सर्विस इंडस्ट्री देख लें, शूज इंडस्ट्री देख लें, ये बाथरूम फिटिंग्स की इंडस्ट्रीज और व्हाट नॉट। तो ये क्या हम ये कॉटेज इंडस्ट्री या छोटी इंडस्ट्री को रिवाइव कर सकेंगे डॉक्टर शमसुल इस्लाम साहब? बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि इंडस्ट्रीज तो पाकिस्तान में ख़त्म हो गई है। 2 साल के अंदर जो इंडस्ट्री का हाल हुआ है, और बड़ी इंडस्ट्रीज तो हैंडफुल इंडस्ट्रीज रह गई हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगी और जिनका कोई अराउंड $1 बिलियन से ज़्यादा की वर्थ है। बाकी तो सारी छोटी और आहिस्ता आहिस्ता बंद होती जा रही है, और उसकी बुनियादी वजह रिग्रेसिव टैक्सेशन है। पाकिस्तान में हर चीज़ के ऊपर एट सोर्स टैक्स काटने का इम्पोर्ट से शुरू होता है, और आपसे और तनख्वाहों में हर जगह एट सोर्स टैक्स काट लिया जाता है। कंपनीज लॉसेस करती हैं, लेकिन उनको प्रॉफिट एडवांस में उनका टैक्स जो है हुकूमत के पास चला जाता है। रिग्रेसिव टैक्सेशन का इम्पैक्ट बहुत बुरा आता है, जो अल्टीमेटली आपके जो आम कंज्यूमर्स हैं वो पे कर रहे होते हैं। यही वजह है कि मुल्क के अंदर गुर्बत जो है, पॉवर्टी बढ़ती जा रही है। 1 करोड़ मजीद लोग इसमें शामिल होंगे, और आगे जाके आपके पास और मजीद लोग शामिल हो जाएंगे। तो हम अपने मुल्क को बजाय इसके कि प्रॉस्पेरिटी पे लाएं, हम अपने शाहाना खर्चों को कम करने की बजाय और लोगों को एक ईज ऑफ रिलीफ दें, एक साई ऑफ रिलीफ उनको मिलना चाहिए। लेकिन हमने एट सोर्स टैक्सेस लगा के चाय की पत्ती, साबुन से लेकर हर चीज पे टैक्स लगा दिया, यहां तक कि मोबाइल फोन के कार्ड के ऊपर भी टैक्स डिडक्शन हो जाती थी। पाकिस्तान में जो अब कल्चर लेकर आए हैं एग्जेम्पशंस देने का, ये 60s से स्टार्ट था और अभी तक खत्म नहीं हुआ। आज आपको कल ही आपको ऑफिशियल नंबर इन्होंने दिए, कोई 3.9 बिलियन के ट्रिलियन के इनके एग्जेम्पशंस हैं। तो मेरे हिसाब से तो इससे भी ज्यादा एग्जेम्पशन, 5,000 अरब रुपए की एग्जेम्पशन है। हमने अपने टैक्स को सही करना है, नफे पे मुनाफे पे टैक्स लगाएं और लोगों की तनख्वाहों से टैक्स ना काटें। कॉटेज इंडस्ट्री कैसे बनेगी? आपने एक तरफ एफटीए चाइना से किया हुआ है, आप इनएफिशिएंट इकोनॉमी और एक दुनिया की बड़ी इकोनॉमिक पावर से आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके अपनी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया। वो छोटे वेंडर्स जो पहले मोटरसाइकिल के पार्ट्स बनाते थे, वो भी पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे हैं। हम तो एक प्लग तक इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में। तो हमने अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करना होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर भी तेजी से, उसमें भी मुनाफा कम हो रहा है। वो भी अब ग्रोअर जो है, जिसको हम कहते हैं जी बहुत ज्यादा कमा रहे थे, वो उनको नुकसान हुए इस साल। तो 4 उनकी बड़ी क्रॉप्स में मकई, चावल, कपास और गंदम, इसमें उनको बेतहाशा नुकसान हुआ है। उनको जो प्राइसेस अनाउंस की गई थी वो नहीं मिली, और इस दफा जो लोगों की है कि कॉटन की सोइंग भी वो कम कर रहे हैं और दूसरी क्रॉप्स की तरफ जा रहे हैं। आप उनके नफे जब कम कर देंगे तो फिर वो जमीनें बेच के शहरों की तरफ आ जाते हैं। 1 एकड़ बेचते हैं तो डीएचए में आके वो घर ले लेते हैं। तो आप वहां पर एक एकेडमीज अगर आप सोसाइटीज अगर बना देंगे एग्रीकल्चर लैंड, कौन सी जगह पे है 1 एकड़ में डीएचए में घर जहां से मिलता है? वैसे शमसुल इस्लाम साहब हमें भी बताइएगा वैसे कि ये कौन सी जगह का 1 एकड़ है जिसमें पूरा डीएचए में घर मिल जाता है? और डीएचए को आप थोड़ा सा मेन जीटी रोड पे 1 एकड़ बेचो और डीएचए में घर ले। नहीं, अब महंगे हो गए। मोटरवे के साथ आपने मोटरवे पे इंडस्ट्री नहीं लगाई, आपने वहां पर भी जमीन को महंगा किया है। तो लोग अब ये कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर में ना जाओ, क्योंकि एक तो आपका क्लाइमेट चेंज इतना इम्पैक्ट करता है, और दूसरा फिर आपके पास जो पुरानी जो आपने ट्रेडिशनल सीड्स रखे हुए हैं, अब आपके सीड्स भी इंपोर्टेड आ रहे हैं। उसकी जो इनपुट कॉस्ट है ग्रोथ की वो बढ़ती जा रही है। ये बड़ा अलार्मिंग है। इसको आपकी एग्रीकल्चर रिसर्च में सर इन्वेस्टमेंट नहीं है ना? बिल्कुल, देखिए उसमें भी आप एग्रीकल्चर रिसर्च में 1 से ज्यादा का आपने इस दफा बजट रखा है। नतीजा तो यही निकलेगा। बिल्कुल, इजाजत दीजिएगा, मैं जरा डॉक्टर हसनैन जावेद साहब की तरफ जाना। जी मैं आता हूं शमसुल इस्लाम साहब, आपकी तरफ भी वापस मैं आता हूं। हसनैन जावेद साहब, अब आप ये एक ऑस्टेरिटी ड्राइव के ऊपर वजीर आजम को रिपोर्ट भी पेश की गई है कि जी हुकूमती अखराजात में कमी कैसे लाई जाए,
और ये भी सुनते सुनते हम कान पक गए कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, छोटी गाड़ियां आ जाएंगी, पेट्रोल नहीं होगा इस्तेमाल और पता नहीं क्या क्या। लेकिन अल्टीमेट हम देखते हैं कि आप इससे एग्री नहीं करते कि हमें सिर्फ 13 पे पैसा खर्च करना जरूरी भी होता है, बिल्कुल आप फारिग होकर भी नहीं बैठ सकते। लेकिन अभी ये जो बात हो रही है कि आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को आप किस तरह रिवाइव कर सकते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री को कैसे रिवाइव कर सकते हैं, जहां पे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं उसको कैसे रिवाइव करें ताकि आपकी जो लोकल अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो सके। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। मैं आपको अपने वर्ड्स दे रहा हूं, आप मार्क कर लें, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप मुझे ये बताइए, जब सिर्फ पाकिस्तान 13 से 14 मिनिस्ट्रीज के साथ चलाया जा सकता है तो आप जरा अपना सिर्फ कैबिनेट साइज देख लें। दूसरी बात जो है SROs, आप मुझे बताएं कि स्टैट्यूटरी जो रेगुलरिटी ऑर्डिनेंस है ये किस वजह से लगाया जाए। ये क्यों आपके बाबू लोग जो हैं वो आपकी फेडरल मिनिस्ट्रीज के अंदर बैठ के आपके जो सारे फेडरल सेक्रेटरीट से हम परमिशनिस्तान पाकिस्तान को बना दिए। हर चीज पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेटाइजेशन आपकी के अंदर इजाफा हो ही नहीं रहा। 1980 से लेकर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी काम की मुझे आप दिखा दें। इसके बाद जो है वो 67% तो एक है, मेरे मुताबिक 87% जो है वो सारा का सारा फुटप्रिंट गवर्नमेंट का फुटप्रिंट है। जब गवर्नमेंट का फुटप्रिंट इतना ज्यादा होगा तो उसके बाद आपकी गवर्नमेंट क्या कह रही है, कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। तो कैपेसिटी पेमेंट और IPPs का मैटर मैंने किया था। किसने कहा था कि आप उनके साथ जो है वो एक तो डॉलर के अंदर तय करें और आप दूसरी ये तय करें आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, आपको 60% इन एनी केस उनसे बिजली लेनी है। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये ऑर्डिनेंस जो है वो वर्ल्ड बैंक के जो है वो आर्बिट्रेटरी ऑर्डिनेंस के तहत होया हुआ है। आप मुल्क में अदालतों के जरिए उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये पेमेंट्स आपको करनी ही करनी है। पाकिस्तान का ये बजट किसी सूरत भी अवाम दोस्त नहीं है। उसके साथ मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर की बात कर रहे हैं, आपने GST को जो है वो तकरीबन 17% से 19% तक अगर बढ़ा दिया, जो अभी आपको तकरीर में नजर आ जाएगा, तो चीनी 5 रुपए फी किलो बढ़ेगी, घी जो है 5 से 7 रुपए फी किलो बढ़ेगा, खुर्दनी तेल 5 से 7 रुपए बढ़ेगा, साबुन 2 से 5 रुपए बढ़ेगा, शैम्पू 15 से 20 रुपए बढ़ेगा, टूथपेस्ट 5 से 7 रुपए बढ़ेगा, पॉलिश 3 से 5 रुपए बढ़ेगी, मशरूबात की बोतल 5 से 7 रुपए पड़ेगी, ये जो शरबत और बाकी सारी चीजें। आप मुझे बताएं इन्फ्लेशन की। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, आप अभी बजट आया, डॉक्टर हसनैन जावेद साहब अभी बजट आया नहीं है और आप जो घर पे बैठी ख्वातीन है उनको ड्राई जा रहे हैं कि जी ये चीजें सारी महंगी हो गई है, तो वो तो आप मतलब ठीक है आपके चैनल पे चल रहा है कैपेसिटी पेमेंट की वजह से। माय क्वेश्चन वाज बिल्कुल सही है, ऐसे ही हो रहा है। अब हम क्या करें, वी कैन नॉट टर्न बैक द क्लॉक, वी कैन नॉट टर्न बैक द क्लॉक, और आप आर्बिट्रेशन में जा नहीं सकते बिकॉज ऑफ सॉवरेन गारंटी। आई अंडरस्टैंड दैट, वॉकआउट करते हैं ना, हमें ये मंजूर नहीं होना चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी को ये मंजूर नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, फार्मास्यूटिकल की कंपोनेंट्स क्या हम वॉकआउट करके कहां जाएं, अपने घर से वॉकआउट करके बाहर सड़क पे आ जाएं? मुझे बताएं, पार्लियामेंट से वॉकआउट लोग करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कितनी गलत बात है। अभी शमसुल इस्लाम साहब ने आपको बड़ी डिटेल में बताया, चाइना में बैठा हूं, मुझे सारी बातों का पता है। औरंगजेब साहब ने कैसी जबरदस्त बात की है कि पाकिस्तान एम्स टू डोमिनेट द चाइनीज मार्केट। हाउ कैन वी डोमिनेट द चाइनीज मार्केट? हमारे से हमें एक सुई नहीं बना रहे। हाउ कैन वी डोमिनेट द चाइनीज मार्केट? आर वी मेकिंग द फूल ऑफ द पीपल? वैसे वो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन, हसनैन जावेद, इस पे देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन, क्योंकि मैं कह नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात जो हैं वो मतलब यकीनन हम चाहते हैं कि वो और मज़ीद बेहतर हो। डॉक्टर आबिद सुलैही साहब, मेरा क्वेश्चन इनिशियली ये था जी, आई अंडरस्टैंड डॉक्टर आबिद सुलैही साहब, माय इनिशियल क्वेश्चन वाज कि हमें स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री हो गई, कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, उसको दोबारा रिवाइव करने की अशद ज़रूरत है, जो कि एक ज़माने में हमारी GT रोड की इंडस्ट्री कहा जाता था, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। तो वो लेबर इंटेंसिव भी है, लेबर एम्प्लॉयमेंट मतलब उसमें ज़्यादा हो सकती है, तो उसको रिवाइव करने के लिए क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद कोई हुकूमत की तवज्जो उस तरफ भी होगी? डॉक्टर आबिद सुलैही साहब, वो जवाब ना दें तो मेरे से ले लीजिएगा।
डॉक्टर साहब जी जमीर, अपना सवाल जरा दोबारा दोहरा। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसको हम एक कॉटेज इंडस्ट्री भी कहते हैं, जो कि एक जमाने में जीटी रोड पे होती थी, उसको रिवाइव करने के लिए आपको लगता है कि कोई गवर्नमेंट का फोकस है ताकि हमारी जो मतलब एक बल्क अनएम्प्लॉयमेंट हर साल बढ़ रही है उसको कम किया जा सके? जमीर, कोविड के दौरान एक चीज जो है वो खुल के सामने आई कि अगर आप डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का हिस्सा नहीं है तो हुकूमत आपको कोई लंबा चौड़ा रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर सकती। और यही वजह है कि वो जो उस वक्त टर्फ फंड थे वो सारे जो बिलियंस थे वो जो लार्ज कारपोरेट्स है और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उनके पास चली गई, क्योंकि हुकूमत जो है वो एसएमईज को अप्रोच कैसे करे और कहाँ पे करे, ये उसके लिए एक रियल चैलेंज है। लेकिन अब अगले 2 सालों में एसएमईज को किसी तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अब ईयू, अमेरिका और इंग्लैंड, चाइना, हर जगह पे ये रिक्वायरमेंट आ रही है 2026 में कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अपनी पूरी स्पेन की वो कार्बन एमिशन का डिक्लेरेशन दें। तो जाहिर है कि अगर मैं सियालकोट में फुटबॉल बना रहा हूँ या मैं पंखे बना रहा हूँ, तो मुझे रॉ मटेरियल से लेके उसको जो पोर्ट ऑफ लैंडिंग तक की एक स्टेप की अपनी कार्बन एमिशन देना होगी। और ये इसी सूरत में पॉसिबल होगा जबकि जो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर और एसएमईज जो है वो रजिस्टर्ड हो। तो मेरा ख्याल है कि ये रजिस्ट्रेशन जब बेहतर होती है और डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होती है तो एक तरफ तो वो टैक्स नेट में आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो फिर हुकूमत से कुछ मुराद और कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग या कुछ जो फेवर्स हैं वो भी मांग सकेंगे। फिलहाल तो वो आपकी कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल आपके इकोनॉमी के स्केल पे या पॉलिसी मेकिंग में वो कहीं पे नजर ही नहीं आती, फोकस नहीं है। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अभी हम अपने रिपोर्टर नेशनल असेंबली में उनकी तरफ जाएंगे। राना तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा जानने की कोशिश करते हैं कि बजट तकरीर कब से शुरू होगी, क्योंकि 4 बजे का वक्त दिया गया था। राना तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक, क्या एटमॉस्फेयर क्या है? ऑपोजिशन तो कह रही है कि बहुत चार्ज किस्म का उन्होंने एजिटेशन करनी है और स्पीच नहीं करने देनी, जरा कुछ तफसीलात दें ना। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का बजट इजलास जो है वो 4 बजे शुरू होना था। अभी फाकी काबीना का क्योंकि इजलास जो है वो चल रहा है, फाकी काबीना के इजलास में बजट की 2024-25 की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी जो है वो दे दी गई है। लेकिन जहाँ तक ओपोजिशन की बात है, ओपोजिशन बिल्कुल ऐवान में पहुंच चुकी है। उनका इजलास जो हुआ था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का KPK हाउस में, वो इजलास जो है वो खत्म हो चुका है। उनके आउटकम भी इजलास का बाहर आ गया है कि उनकी जानिब से शदीद जो है वो एहतजाज किया जाएगा। लेकिन हुकूमत ने भी और हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने भी जो है वो इसके साथ साथ अपनी हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली है। इस वक्त पाकी काबीना का इजलास जारी है। पाकी काबीना के इजलास में बजट के खदोखाल जो है पेश किए गए वज़ीर खजाना की तरफ से। उसके बाद जो है वो इजलास जो है बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो जाएगा। बाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब जो है वो बजट तकरीर में बाकी बजट 2024-25 वो बिल्कुल सही है। राना तारिक, मुझे ये बताएं कि मेजर सपोर्ट जो है जिसकी वजह से आज हुकूमत मियां शहबाज शरीफ साहब की खड़ी है वो पीपल्स पार्टी है। क्या पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया गया है बजट के हवाले से कि क्या यहाँ उनकी कोई इनपुट है? क्योंकि ना पार्लिमानी पार्टी PMLN की थी, काबीना का इजलास यकीनन पीपल्स पार्टी उसमें नहीं है, तो क्या इतलात हैं उस हवाले से? मामला जो है वो चल रहे हैं काफी दिनों से, जो है वो मुसलसल हुकूमत से ये मुतालबा कर रही है कि हमें जो है वो बजट के हवाले से ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। कल भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसकी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस में की, और उसमें ये बाज़ाब्ता तौर पर जो शिकायत थी अरकान पंजाब, जो पंजाब से अरकान से, जो सिंध से अरकान से, उनकी जानिब से शिकायतों के अंबार लगाए गए कि हमारे काम नहीं हो रहे, ना ही हमें वफाकी वज़ीरा की तरफ से जो लिफ्ट करवाई जा रही है, ना ही हमारे पंजाब में जो पंजाब की इंतजामी मशीनरी है वो हमारे काम कर रही है, तो हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। तो आज भी जो है बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो इस वक्त जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी के मुतालबात को तस्लीम नहीं कर रही। अगर पीपल्स पार्टी के मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए बजट के हवाले से, उनके बड़े मुतालबात यही हैं
के सैलाब ज़दगान की जो है वो इमदाद की जाए, उनको उनका डेवलपमेंट बजट जो है सिंध के हवाले से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें में जो है महंगाई के तनासब से जो है इजाफा किया जाए। ये बड़े बड़े मुतालबे बड़ा मेजर यकीनन, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खासा यह है कि वो कोशिश यही करती है कि ज्यादा से ज्यादा तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। अच्छा राना तारिक, एक बात और मुझे बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो है पीटीआई इमरान खान साहब, उनकी तरफ से इतलात आ रही थी कि जी वो बाकायदा खत लिख रहे हैं या लिख दिया है कि जी अब हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बातचीत की तरफ चलना चाहते हैं। लेकिन आज हम सुन रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब जो है वो बता रहे हैं कि जी भरपूर एहतजाज किया जाएगा, इनका हक नहीं है फॉर्म 47 वालों को बजट पेश करने का। तो ये बड़ा एक तजाद है कि एक तरफ जो है आप कहते हैं कि जी ठीक है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि आप बातचीत के जरिए मामलात को तय करें, पार्लियामेंट ही बड़ा फोरम है जहां पे आपके लोग भी मौजूद हैं। अब दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि आज फिर वही शोर है। तो ये इसके हवाले से कोई इतलात, कोई खबर कि क्या एक्चुअली खिचड़ी पक क्या रही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से बार बार जो है वो एजुकेशन की जो पॉलिटिक्स है उसकी तरफ रुझान जो है वो ज्यादा है। लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो बैरिस्टर गौर खान हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं, उनकी जानिब से जो बयान दिया गया कि हम सियासी जमातों से मुज़ाकरात करना चाहते हैं ताकि मुल्की मामलात को आगे बढ़ाया जाए। ये एक पॉजिटिव साइन थी उनकी तरफ से। लेकिन जो ही जब बात इमरान खान की तरफ जाती है या दीगर पार्टी रहनुमाओं की तरफ जाती है तो उसी लम्हे जो है मामला बिगड़ जाते हैं। नाज़रीन, के हवाले से ट्रांसमिशन जारी है। बजट माली साल 2024-25 जो है वो आज बाकायदा तौर पर असेंबली में कुछ देर में पेश कर दिया जाएगा। आपको मालूम है वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि कोशिश हम करेंगे कि किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूर तबके के लिए जो है कोई रिलीफ हम दे सकें। वेलकम बैक नाज़रीन, बाकायदा तौर पर काबीना ने वफाकी बजट बराए माली साल 2024-25 की मंजूरी दे दी है। काबीना का इजलास भी खत्म हो चुका हुआ है। दूसरी जानिब ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन जो हैं वो नेशनल प्रेस क्लब के बाहर खड़े होकर डिमांड कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाहों में जो अफरात ज़र है उसकी जो इजाफा रहा है उस शरह के मुताबिक इंक्रीज किया जाए। लेकिन अब अगर 12-12.5% पे अगर करेंगे तो जो ऑलरेडी हुकूमत सोच रही है कि जो 1 से 16 तक के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 15 से 20% तक इजाफा किया जाएगा और उससे ऊपर जो ग्रेड हैं उसमें ज़रा कम किया जाएगा और इसी तरह यकीनन पेंशन में भी होगा। खैर, अभी हमें ज्वाइन किया है अतीक मीर साहब ने, प्रेसिडेंट हैं ऑल कराची ट्रेडर्स इत्तेहाद के। बहुत बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब। अतीक मीर साहब, क्या तवक्को है कि आज बजट अनाउंस होगा, कल जिस तरह वजीर आजम कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि रिलीफ दिया जाए आवाम को, तो कल से हम कोई रिलीफ की तवक्को रखें? लफ्ज तो मैं समझता हूँ कि खुद फरेबी है। ऐसा ही है जैसे आप सांप की डंक में तिर्याक तलाश करते हो, ये ऐसा नहीं है। इसलिए कि मैं देख रहा हूँ पिछले चंद सालों से रिवायती बजट आता है और मुकामी मईशतदानों का या मुकामी जो भी खजाना या PR के लोग हैं उनका अमल दखल बहुत कम है। एक मसवदा पढ़ने के लिए दे दिया जाता है और वो ये पढ़ते हैं। असेंबलियां भी उनके हाथों मजबूर हैं, कोई इख्तलाफ भी नहीं कर सकता। आप देखिए बजट में तमाम सियासी जमातें जो हुकूमत में शरीक हैं वो एक रस्मी तौर पर, दिखावे के तौर पर मसनूई एतराजात के बाद वो आमादा हो जाती हैं। तो ये टोटली हम IMF के गुलाम के तौर पे इस बजट को हम पे मुसल्लत किया गया है। अब देखिए इसमें आपने अपनी लफ्ज रिलीफ का इस्तेमाल किया। बजट के जो अखराजात 18,900 अरब ये बताए जा रहे हैं, जिसपे
जो कुल महसूलात जो है वफाकी सतह पे 12,900 की उम्मीद बांधी गई है। अब देखिए इसमें सूद का कितना बड़ा हिस्सा है, 9,500 अरब। तो सूद देने के बाद तो ये अंदाजा होता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ सूद देने के लिए बजट बनाया है। बाकी कुछ बच जाता है तो वो दिफा को चला जाएगा, कुछ हुक्मरानों के लल्ले तुल्लों के लिए चला जाएगा, ये जो इतनी बड़ी काबीना है इनकी सहूलतों के तहत चला जाएगा, इनकी मुराद में चला जाएगा। लेकिन आम आदमी फिर उसी लाइन में लग जाएगा कि इधर बिजली के दाम बढ़े, उधर फिर बस एक समरी आ गई, फिर बिजली के दाम बढ़े। तो आप देखें लोग यानी किचन के जो मसाइल थे उसको तो रो ही रहे थे, अब वो यूटिलिटी बिल्स को सामने हाथ में लिए भीख मांग रहे हैं। कितने लोग मैं देखता हूँ के बिल हैं और उन लोगों से मदद मांग रहे हैं। ये कैसा मुल्क है जहाँ बातें तरक्की की होती हैं और इक़दाम तबाही के होते हैं। देखिए इस साउथ एशिया में जो इससे पहले मुश्किलात का शिकार ममालिक थे, जिसमें चाइना भी शामिल है, साउथ कोरिया, मलेशिया, तुर्की, ये सिर्फ जब तक इन्होंने बिजली वाफर और सस्ती नहीं की, ये तरक्की की तरफ नहीं बढ़ सके। पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो सकती है, ना करने की जो वजह है वो भी एक बड़ी भयानक है कि IMF की ये सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श सबसे बड़ी दुकान है। इसे मरने भी नहीं देंगे, इसे जीने भी नहीं देंगे, डिफॉल्ट भी नहीं करेंगे और इससे एक भारी सूद हर साल ले लिया जाएगा। उस सूद की इनाम के तौर पे मजीद कर्ज मिलता है। जब मजीद कर्ज मिलता है तो IMF का मजीद को हजम जो है सूद का वो बढ़ जाता है। क्या इसी प्रैक्टिस में मुल्क चलेगा? ये अब देखिए, अब तक IMF के 70 से ज्यादा ममालिक IMF के कर्जे के नीचे दबे हुए हैं और वो कई ममालिक ने एहतजाज किया कि हम ये शराइत नहीं मान सकते। क्या वजह है कि हमारे लोग एहतजाज नहीं करते, हमारी हुकूमतें अवाम के हक में बात नहीं करती IMF से? उसकी वजह जो मैं समझता हूँ, देखिए इससे कबल महकमों में IMF के लोग थे, स्टेट बैंक में थे, वजारत खजाना में थे, FBR में बिठाए थे, ये IMF के लोग बैठे थे। IMF ने पूरी हुकूमत ही अपने लोगों की बिठा दी। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं अतीक मीर साहब। It's a very sorry state of affairs, but we have to live with it. I understand आपके concerns भी बड़े genuine हैं। इस पर मजीद भी बात करते हैं। मैं डॉक्टर हसनैन जावेद साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, ऑन द लाइटर नोट, वो एक हमारे मरहूम थे मौलवी साहब, बड़ी एक बहुत बड़ी सियासी जमात के लीडर भी थे। तो उन्होंने कहा कि जड़ा पैसे मंगे उनको आया जे गौरी। अब बात यह है कि ये हम कर नहीं सकते। तो अभी जो जिस तरह की बात की कि हम सूद की मद में इतना पैसा दे देंगे, हम ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, नंबर्स रखते हैं अपने सामने, लेकिन हम बहुत माजरत से हम एक चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देते कि ये सारा नंबर जो हम कैलकुलेट करते हैं एक पॉपुलेशन के फिगर के लिए करते हैं कि ये है हमारी इस वक्त आबादी की तादाद, लेकिन हम उस तरफ तवज्जो नहीं देते कि उसको कैसे कम किया जाए। 2.5-2.6% अगर ग्रोथ है उसमें, तो आप अगर ग्रोथ अभी जो इस दफा 2.38 आ रही है, तो फिर आप देख लें कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज उस ग्रोथ से ज्यादा है तो वेयर वुड यू गो? देखिए, पाकिस्तान एक ऐसी सोसाइटी है, इसके ऊपर वो बात नहीं कर सकती। बाकी आबादी तो आपकी बढ़ती जाएगी, इसके ऊपर आपका कंट्रोल का कोई हदफ नहीं है। एजुकेशन और हेल्थ आपके तरजीहात पे है नहीं। बाकी बातें आप जितनी मर्जी कर लें, लेकिन आपने पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की। एक अच्छी खबर है, गुज़श्ता माली साल में, ये चीन के अंदर है, ये भी ऑन द लाइटर नोट बात कर रहा हूँ, जो 58 लाख जो थी वो तादाद थी, मौजूदा माली साल में 59 लाख, यानी 1 लाख का इजाफा हुआ गधों में। तो गधों की इंपोर्ट में हमने बहुत ज्यादा तरक्की की है। सो 1 लाख गधे हमने इंपोर्ट किए चाइना को। सो इंपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट नहीं है सर, सॉरी, एक्सपोर्ट। सो वो इंपोर्ट नहीं है हमने हमने गधे हमने जो है वो हमने भेज दिए हैं। सो हमारी तादाद, वो पैदावार है जी, वो बेसिकली जब
जी जी जमीर साहब। वैसे उसमें खच्चरों की भी तादाद बताई जाती है कि इस साल में, माली साल में खच्चर इतने जो है उनकी तादाद थी, अब इतने हो गए। तो वो आप सिर्फ मतलब खैर काइंडली रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। वो ये है कि कर्ज आपका बढ़ता जा रहा है, रोल ओवर्स आपको बढ़ते जा रहे हैं, आप हाई इंटरेस्ट रेट पर जा रहे हैं। जमीर हैदर साहब, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि हमारा इंटरेस्ट रेट एक जमाने के अंदर कुछ जगहों से एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमने 4 से लेकर 9 तक के जो है वो एग्जाम्पशन के ऊपर लिया हुआ है। आप अंदाजा करें इस हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर हमारा गुजारा कैसे होगा, और ये पूरी हुकूमत कर्ज पर है। और मैं विद अपॉलजी में आपको बताना चाह रहा हूं, ये टैक्सेस एंड ड्यूटीज जो है वो कोई हल नहीं है, इसके ऊपर बैठ के पॉलिसी बनाना होगी। नाज़रीन, हाजिर होते हैं बजट माली साल 2024-25।